गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डेटा हैंडलिंग का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, डेटा के बारे में जैसे हम लोगों ने जाना था कि डेटा क्या है। द फैक्ट्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस विच आर कलेक्टेड फॉर सम डेफिनिट पर्पसेस इज नोन एज डेटा। यानी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन का कलेक्शंस जो किसी खास पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इज नोन एज डाटा, तो उसे हम डाटा कहते हैं। और दोस्त, डाटा को हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे हमने लिखा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने लिखा था, फिर इस दोस्त उसको हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखा, और उसका ईजीएस्ट वे में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए ताकि कोई पर्सन ईजीएस्ट वे में समझ सके, तो उसके लिए हमने सिंगल बार ग्राफ का यूज़ किया था। डबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने डबल बार ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन को हमने किया था। डबल बार ग्राफ से हमने उसका रिप्रेजेंटेशन किया था। और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमने हिस्टोग्राम से भी रिप्रेजेंट किया था। और इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स डाटा को ईजीएस्ट वे में रिप्रेजेंट करके और उसके पर्पस को ईजीएस्ट वे में हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। ठीक है। तो दोस्त, जैसा कि इस फिगर में ये दिखाया गया है कि अब दोस्त, अगर हम बात करें एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन का, तो दोस्त अगर हम बात करें एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन का, तो दोस्त वो है सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। यानी हम किसी कॉम्प्लेक्स डेटा को हम सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उस सर्कल ग्राफ में हम उसके सेंट्रल एंगल के बेसिस पे हम उसको सेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कोई इन्फॉर्मेशन जितना बड़ा होगा उसका सेक्टर उतना ही बड़ा होगा। ठीक है ना। जैसे इस डाटा में यहाँ दिखाया गया है कि फूड का यहाँ पे जैसे अगर हम बोले कि टोटल सैलरी हमारा 12,000 है, तो इसमें 5/12 हमारा फूड के लिए एक्सपेंडिचर है। तो चूँकि ये सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसके सेक्टर को, इसके सेक्टर वाला एरिया को ये ज़्यादा में दिखाया गया है। ठीक है ना। अगर 1/4 रूम रेंट है तो उससे कम है। तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन जितना बड़ा होगा उसका सेक्टर का एरिया उतना ही बड़ा होगा, और हमारा इन्फॉर्मेशन जितना छोटा होगा उसका एरिया उतना ही छोटा होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे फूड के लिए 5/12 है। ठीक है ना। रूम रेंट के लिए 1/4 है। एजुकेशन के लिए 1/6 है। और क्लोथ्स के लिए 1/6 है। ठीक है ना। अगर हम इसकी सेंट्रल एंगल की बात करें तो दोस्त जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ना, उसमें 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा ये सेंट्रल एंगल निकल जाता है। ठीक है ना। तो जैसे ये 60 डिग्री आ गया, निकल गया। अगर हम फूड की बात करें तो दोस्त फूड की अगर हम बात करें तो 5/12 है। अगर हम इसमें 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12×36 यानी दोस्त 150 डिग्री। तो ये हमारा सेंट्रल एंगल होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसके फ्रैक्शनल वैल्यू से हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये पूरा हमारा 360 होता है, तो हमें सारे पार्ट में ये 360 डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेंट्रल एंगल उसका निकाल लेते हैं। और उसी तरह से दोस्त एजुकेशन का भी 1/6 है। तो ये जैसे 1/6 का हमने निकाला 60 डिग्री, तो एजुकेशन के लिए भी हो गया। रूम रेंट का 1/4 पार्ट है। तो उसी तरह दोस्त 1/4 को अगर हम 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह से 90 डिग्री उसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो किसी भी पाई चार्ट को किसी भी पाई चार्ट के फ्रैक्शनल वैल्यू को हम सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी 360 उसके फ्रैक्शनल वैल्यू में 360 से मल्टीप्लाई करते हैं
और इस तरह से हम उसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं और इस तरह से हम उसका सेक्टर बना लेते हैं। जैसे 150 है तो हम 150 डिग्री पे यहाँ पे ले लिए फूड का आइटम, 90 डिग्री है तो हम यहाँ बेस ले लेंगे और इसे 90 बना लेंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर इसको हम अब ये बेस मानते हैं तो इसको हम 60 डिग्री यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 360 डिग्री को उस तरह से सारे फ्रैक्शनल वैल्यू में, सारे उसके इन्फॉर्मेशन के एरिया में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और वो हमारा एक पाई चार्ट तैयार हो जाता है। और इस तरह से हम ईजीएस्ट वे में अपना पर्पस सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। तो दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ्स। ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। यानी ये जो इसका पार्ट्स है फूड पार्ट्स का, तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, तो यानी इसका और ये होल पार्ट का एक प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ठीक है ना। हेयर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। सारा ये होल सर्कल्स एक सेक्टर के रूप में डिवाइड रहता है। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। यानी हमारा इंफॉर्मेशन या एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल उसका सेक्टर का साइज होता है। यानी हमारा इंफॉर्मेशन जितना बड़ा होगा हमारा सेक्टर उतना बड़ा होगा, हमारा इंफॉर्मेशन जितना छोटा होगा उतना हमारा सेक्टर छोटा होगा, ठीक है ना। द सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड ए पाई चार्ट। तो इसलिए दोस्त इसको हम सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे और एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, जैसे अगर ये 24 आवर्स लिखा है, द टाइम स्पेंट बाई ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे। एक दिन में ये एक बच्चे के द्वारा ये टाइम स्पेंड किया जाता है। जैसे 8 आवर्स वो स्लीप में स्पेंड करता है, 6 आवर स्कूल पीरियड में स्पेंड करता है और 3 आवर्स प्ले में स्पेंड करता है, अदर्स एक्टिविटी में वो 3 आवर्स स्पेंड करता है और होमवर्क में वो 4 आवर्स स्पेंड करता है, ठीक है ना। तो हमें इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। तो ये स्लीप का यानी पार्ट का ये होल पार्ट से देखिए क्या रिलेशन होता है। अगर हम स्लीप का अगर दोस्त फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल ले, तो अगर हम टोटल 1 मान लें, ये टोटल हमारा कितना है 24 आवर्स। तो ये टोटल 24 आवर्स है जिसमें 8 आवर्स स्लीप है, ठीक है ना। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 8/24 यानी 1/3। यानी ये 24 का 1/3 पार्ट ये स्लीप में इन्वेस्ट करता है, स्पेंड करता है, ठीक है ना। तो ये 1/3 हमारा ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। और अगर सेंट्रल एंगल की बात करें तो दोस्त इसी को ये जैसे पूरा ये हमारा कितना है 360 डिग्री, तो ये करस्पॉन्डिंग 360 डिग्री को हम हर सेक्टर में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी अगर सेंट्रल एंगल की बात करें तो इसमें हम 360 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यानी 120, तो ये हमारा 120 डिग्री, तो ये हमारा सेंट्रल एंगल हो गया 120 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो 1/3 हो गया। इसी तरह से दोस्त अगर हम स्कूल की बात करें तो ये हमारा स्कूल है 6 आवर। तो अगर हम स्कूल की बात करें तो ये हमारा 6/24 यानी 24 आवर्स में 6 आवर्स जो है हमारा स्कूल पीरियड में स्पेंड हो रहा है। तो इसलिए अगर उसका हम फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें तो 6/24, 6 चौके 24 यानी 1/4। तो दोस्त ये हमारा 1/4 हो गया। और अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें तो 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 9 36 यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी को ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरह से दोस्त अगर हम प्ले की बात करें तो प्ले हमारा है 24 आवर्स में 3 आवर्स प्ले कर रहा है, यानी उसका फ्रैक्शनल वैल्यू 3/24 यानी 1/8, ठीक है ना। अगर पूरा हम 1 माने तो उसका 1/8 पार्ट ये 3 मतलब प्ले में स्पेंड हो रहा है। तो ये 1/8 हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया। जबकि दोस्त अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें तो इसका सेंट्रल एंगल हो जाएगा हमारा 1/8 × 360 डिग्री यानी 4 दूना 8 4 9 36
और 200 अगर हम कटा लेते हैं यानी 45 डिग्री, तो ये हमारा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त 45 डिग्री हो गया। और उसी तरह से ये अदर्स में भी 3 आवर्स ही स्पेंड हो रहा है, यानी प्ले और अदर्स दोनों बराबर बराबर हैं, तो इसका भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी 1/8 फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 डिग्री। और दोस्त अगर हम होमवर्क की बात करें तो ये हमारा होमवर्क है 4 आवर्स, यानी 24 आवर्स में 4 आवर्स होमवर्क कर रहा है। तो इसका अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की हम बात करें तो ये हमारा होमवर्क में दोस्त हमारा हो जाएगा ये 4/24, यानी 4 छके 24, यानी 1/6। तो यानी 1/6 हमारा हो जाएगा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है ना। और दोस्त अगर हम इसका सेंट्रल एंगल की बात करें तो 360 डिग्री से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 के 36 यानी 60 डिग्री। तो दोस्त इस तरह से इसका सेंट्रल एंगल हो गया। तो दोस्त हमने क्या देखा, हमने कोई भी पाई चार्ट को कैसे उसको फ्रैक्शनल में कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू उसका निकालते हैं और उसको हम कैसे सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो अभी हमने इसको देख लिया। अब इसी को हम पाई चार्ट में अगर हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा ये पाई चार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा वो देखिए हमारा सबसे लार्ज इन्फॉर्मेशन है स्लीप का, यानी 8 आवर्स। तो देखिए इसका सेक्टर एरिया भी हमारा उतना ही बड़ा है। तो जो जितना बड़ा है उसका सेक्टर का एरिया उतना ही बड़ा होगा, जो इन्फॉर्मेशन जितना छोटा होगा उसका सेक्टर का एरिया उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन इट्स रिप्रेजेंट्स, यानी किसी भी सेक्टर का ईच सेक्टर का साइज उसके एक्टिविटी या इन्फॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से किसी भी इन्फॉर्मेशन का हम कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, कैसे सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो अभी हमने इसको देख लिया, ठीक है ना। अब इसी को बोल रहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हमने फ्रैक्शन भी निकाल लिया और फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ऑल एक्टिविटी। तो इस सारा का हमने दोस्त सेंट्रल एंगल भी निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो बोल रहा है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स गिव्स यू ए डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास। यानी ये जो पाई चार्ट दिखा रहा है ये तीनों फिगर में, तो दोस्त ये बोल रहा है कि आपके क्लास के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, यानी इस इंफॉर्मेशन का आप फ्रैक्शन निकालिए। तो देखिए इस सर्कल का अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे ये दे रहा है कि गर्ल्स और बॉयज़, तो यानी हमारे स्कूल में 50% गर्ल्स हैं, तो 15% गर्ल्स है, ये इसका मतलब हुआ कि अगर हम दोस्त ये पूरा 100 मान लें तो यानी 50 है, तो 100 में 50 है, तो यानी 1/2, यानी 50% का मतलब कि ये दोस्त अगर हम कटा लें तो ये 1/2 हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी गर्ल्स की संख्या 1/2 है। और उसी तरह बॉयज़ हमारा 50% है, तो हम पाई चार्ट में देख रहे हैं हाफ हाफ है, यानी 50% का मतलब 50/100, तो ये दोस्त हमारा 1/2, तो यानी 1/2 इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ये 1/2 गर्ल्स हैं, 1/2 बॉयज़ हैं, ठीक है ना। यानी अगर पूरा ये 1 हम मान लें तो हाफ गर्ल्स हैं हाफ बॉयज़ हैं। अगर सेकंड की बात करें दोस्त, स्कूल जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 40% बच्चे वॉकिंग से आ रहे हैं, वॉक करके आ रहे हैं, 40% बच्चे हमारे बस या कार से आ रहे हैं और 20% साइकिल से आ रहे हैं। तो अगर इसका हम फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें दोस्त तो ये वॉक का हमारा हो जाएगा देखिए 40%, इसका मतलब हो गया 40/100,
तो यानी 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी 2/5। तो दोस्त ये हमारा हो गया 2/5। अगर बस या कार की बात करें, बस और कार, तो इसकी बात करें तो दोस्त ये हमारा है 40%, यानी 40%। तो इसका मतलब हो गया 40/100। तो ये कट गया, तो 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी ये भी हमारा 2/5। तो ये भी हमारा 2/5। तो चूँकि दोनों तो 40% है, तो इसका फ्रैक्शन भी सेम ही आएगा। और दोस्त साइकिल भी 20% दे रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिए अगर हम दोस्त साइकिल की बात करें तो ये साइकिल हमारा है 20%, यानी 20/100, यानी 1/5। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 1/5। तो इस तरह से इसका ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम ये थर्ड की बात करें, थर्ड फिगर की बात करें हम, तो देखिए ये थर्ड फिगर में अगर हम थर्ड की बात करें तो ये बोल रहा है कि लव हेट मैथमेटिक्स, यानी हमारे स्कूल में कितने बच्चे मैथमेटिक्स से लव करते हैं और कितना मैथमेटिक्स से हेट करते हैं, तो उसका ये दिया गया है इन्फॉर्मेशन। यानी 50% हेट करते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि 50% मैथ से हेट करते हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारा कितना हो जाएगा, जब ये 50% है तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 15, यानी दोस्त 85%। तो ये हमारा हो गया 85% स्टूडेंट मैथ से लव करते हैं। अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो दोस्त 85/100, तो ये हमारा हो जाएगा 17 और ये 20, यानी 17/20। तो इसका ये फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्त हमारा हो जाएगा ये 17/20। उसी तरह से अगर हम हेट की बात करें तो ये हमारा है 15%। तो 15% का मतलब 15/100, तो 5 से 15, 5 दूना 10, यानी 3/20। तो इसका दोस्त 3/20 फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी, अगर कोई हमारा पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है परसेंटेज में, तो कैसे हम उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर फ्रैक्शनल वैल्यू से हम कैसे सेंट्रल एंगल निकालते हैं, तो हमने देख लिया। तो चूँकि इसमें हमें फ्रैक्शनल वैल्यू पता करना था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने इसका सारा फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो दोस्त अब हम आगे नेक्स्ट की बात करें अगर, तो देखिए अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एक पाई चार्ट दिया हुआ है हमारे सामने, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स ऑन टीवी, यानी डिफरेंट चैनल व्यूअर्स के द्वारा दिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका परसेंटेज दिया हुआ है कि जैसे इंटरटेनमेंट के लिए 50% लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट चैनल, जबकि इंफॉर्मेटिव चैनल को 10% लोग देख रहे हैं, न्यूज़ 15% लोग देख रहे हैं, स्पोर्ट्स 25% देख रहे हैं। तो उसका ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और इसके आधार पे हमें इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दे बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोग्राम देखा जा रहा है। तो दोस्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे सेक्टर का एरिया कौन सा है, बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है इंटरटेनमेंट का, यानी 50% बोले हैं, यानी 50% दिख रहा है कि आधा है ये पूरा। यानी अगर हम एंगल की बात करें तो 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा हमारा ये सेक्टर है, इसलिए इंटरटेनमेंट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेंगे इंटरटेनमेंट चैनल। तो इंटरटेनमेंट चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। विच टू टाइप ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल, यानी बोल रहा है कि कौन सा ऐसा 2 चैनल लोग देख रहे हैं जिसको जोड़ने पे स्पोर्ट्स के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल, यानी स्पोर्ट्स चैनल में जितने लोग देख रहे हैं, तो कौन सा ऐसा 2 चैनल है जिसको लोग अगर हम जोड़ लें दोनों को, तो स्पोर्ट्स
चैनल देखने वाले लोगों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त यहाँ हम देख रहे हैं कि न्यूज, देखिए न्यूज़ और प्लस इंफॉर्मेटिव, ये दो चैनल हमारा, ये न्यूज़ का है 15% और दोस्त ये हमारा इंफॉर्मेटिव का है 10%, और दोनों को अब जोड़े हैं तो 25%। ये इक्वल हो रहा है किसके? स्पोर्ट्स के। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूज़ एंड इंफॉर्मेटिव चैनल। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का इजीएस्ट वे में हम आंसर दे सकते हैं। अब दोस्त अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ दे रहा है कि फिर कुकरे चिल्लाए लगा। ले लीजिए, हम दे देते हैं पैसे। ठीक है, अगर दोस्त हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो दे रहा है कि द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स फॉर अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज एज फॉलोज। यानी जो फ्लेवर स्टूडेंट पसंद करते हैं उसका परसेंटेज दे रहा है। जैसे चॉकलेट फ्लेवर को 50% स्टूडेंट पसंद करते हैं, वेनीला को 25% पसंद करते हैं, अदर फ्लेवर्स को दोस्त 25% स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, लाइक करते हैं। तो उसे हमें पाई चार्ट में दिखाना है। ठीक है ना, तो उसका परसेंटेज निकालना है और उसका सेंट्रल एंगल निकाल के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्त हमने पाई चार्ट बना लिया है। अब इसका अगर फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए ये हमारा 50% है, चॉकलेट लाइक करने वाले स्टूडेंट हमारा है 50%। 50% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 50/100 यानी 1/2, तो ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 हो गया। और 1/2 को दोस्त अगर हम सेंट्रल एंगल के रूप में लिखें तो यानी 360 का 1/2, ठीक है ना, तो 360 का यानी 1/2 ऑफ 360, तो वही लिखा हुआ है 2 18 यानी 180 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका ये सेंट्रल एंगल हो गया, तो यानी हमारा ये 180 डिग्री हो गया। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। और इसको अगर हम बोलें तो ये हमारा चॉकलेट हो गया। अगर वेनीला की बात करें तो ये 25% स्टूडेंट लाइक करते हैं, तो इन 25/100 अगर हम इसको कटा लें तो 1/4 और 1/4 ऑफ 360, तो यानी अगर हम यहाँ कटा लें तो ये हमारा सेंट्रल एंगल में के रूप में निकल जाएगा, तो 4 9 36 यानी 90 डिग्री। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। और इसको हम लिख लें वेनीला, और ये हमारा हो गया 25%, ये हो गया हमारा 50%। ठीक है ना। और दोस्त हाँ, अगर इसका फ्रैक्शन की बात करें तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, ये हमारा 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्त अगर हम बात करें अदर फ्लेवर्स, तो यानी ये दोस्त हमारा हो जाएगा अब अदर्स फ्लेवर। तो अदर फ्लेवर्स में हम देख रहे हैं 25%, यानी सेम 1/4, इसको कटा लेंगे और उसी तरह से ये 90 डिग्री हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। और इसका अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये 1/4 हो गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दोस्त कि अगर हम पूरा को अगर हम 1 माने तो ये 1/2 पार्ट चॉकलेट लाइक करने वाले हैं, जबकि 1/4 वेनीला फ्लेवर लाइक करने वाले स्टूडेंट हैं, जबकि 1/4 अदर फ्लेवर लाइक करने वाले स्टूडेंट हैं। अगर सेंट्रल एंगल की बात करें तो दोस्त 90 डिग्री हमारा अदर फ्लेवर्स लाइक करते हैं, 90 डिग्री वेनीला लाइक करते हैं, और 180 डिग्री
हमारा चॉकलेट लाइक करते हैं, ठीक है ना, चॉकलेट फ्लेवर लाइक करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पाई चार्ट पे उसके सेंट्रल एंगल के हेल्प से हम उसको शो कर सकते हैं सेक्टर के रूप में। और जो कोई इन्फॉर्मेशन जितना बड़ा होगा उसका सेक्टर उतना ही बड़ा होगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन जितना छोटा होगा उसका सेक्टर का एरिया उतना ही छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम पाई चार्ट तैयार करते हैं। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि स्लीप 8 आवर्स, स्कूल है हमारा 6 आवर्स, ठीक है ना। तो देखिए एक पाई चार्ट बनाना है, ड्रॉ ए पाई चार्ट ऑफ द डाटा गिवन बिलो। तो वही चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, यानी एक बच्चे के द्वारा ये 24 आवर्स का टाइम स्पेंडिंग का दिखाया गया है। 24 आवर्स की बात करें तो जैसे स्लीप में 8 आवर्स है दोस्त, स्कूल के लिए 6 आवर्स, होमवर्क के लिए 4 आवर्स, प्ले के लिए 4 आवर्स और अदर्स के लिए 2 आवर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू अगर निकाल लें तो देखिए दोस्त, तो अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो स्लीप का कितना हो जाएगा, देखिए स्लीप का हो जाएगा हमारा 8 बाई, देखिए ये 8 आवर्स है तो 8/24 यानी 1/3, तो ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 हो गया। तो ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 हो गया, ठीक है ना। अगर सेंट्रल एंगल की बात करें तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 1/3 ऑफ 360 डिग्री। अब हम कटा लें इसको तो 3 दूना 6 यानी 120 डिग्री, तो ये हमारा 120 डिग्री हो गया, यानी ये 1 हमारा 20 डिग्री हो गया। इसी तरह से दोस्त अगर हम स्कूल की बात करें तो दोस्त स्कूल हमारा है, स्कूल में जो 6 आवर स्पेंड हो रहा है स्कूल के समय में, तो दोस्त इसका अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 6/24 यानी 6 चौके 24 यानी 1/4, तो ये हमारा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 हो जाएगा। तो दोस्त ये 1/4 हो जाएगा। और अगर हम एंगल की बात करें तो ये 1/4, तो यानी ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो दोस्त ये 4 9 36 यानी 90 डिग्री, तो ये हमारा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और दोस्त अगर हम प्ले की बात करें तो देखिए प्ले हमारा कितना है, प्ले हमारा है 4 आवर्स, तो यानी अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो 4/24, तो 4 छके 24 यानी 1/6, तो ये 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके सेंट्रल एंगल की बात करें तो दोस्त 1/6 ऑफ 360, तो ये 6 के 36 यानी 60 डिग्री। तो इस तरह से इसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से दोस्त अगर हम प्ले की बात करें तो प्ले हमारा कितना है, प्ले हमारा है 4 आवर्स, तो इसका अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो 4/24, तो 4 छके 24 यानी 1/6, तो ये भी हमारा 1/6 हो जाएगा। और सेंट्रल एंगल इसका भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर है हमारा, ठीक है ना। 4 आवर्स 4 आवर्स, तो यानी ये हमारा ठीक है, ये होमवर्क भी हो गया, ओके, और प्ले भी हो गया हमारा, ठीक है। अब दोस्त अगर अदर्स की बात करें तो ये हमारा 2 आवर्स है, तो अगर अदर्स में दोस्त अगर 2 आवर्स है तो 2/24 ये यानी 1/12, तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 1/12। और अगर सेंट्रल एंगल की बात करें तो 1/12 ऑफ 360 डिग्री, यानी 360 इसका पूरा 360 डिग्री होता है। तो इसी को हमें हर सेक्टर में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो उसके फ्रैक्शनल वैल्यू में हम 360 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो दोस्त हमारा उसका सेंट्रल एंगल निकलते जाएगा, ठीक है ना। तो 12 36 यानी 30 डिग्री, तो इस तरह से ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हम सेंट्रल एंगल भी निकाल लिए और फ्रैक्शनल वैल्यू भी निकाल लिए। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 60 डिग्री, और ये दोस्त हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन को हम पाई चार्ट पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं
और ईजीएस्ट वे में उसके क्वेश्चन का हम आंसर कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जॉइनिंग पाई चार्ट गिव द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, यानी एक्सपेंडिचर का इस पर परसेंटेज दिया हुआ है, कहाँ कहाँ वो बंदा खर्च कर रहा है इन वेरियस आइटम सेविंग ए फैमिली ड्यूरिंग ए मंथ। ठीक है ना, और क्या सेव कर रहा है एक मंथ में। ठीक है ना, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम। तो इस पाई चार्ट के मदद से हम यही बोल सकते हैं कि बोल रहा है कि ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किसमें उसका एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है। तो दोस्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर का एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे जो बड़ा एरिया है वो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का एरिया होता है। ठीक है ना दोस्त, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये फूड पर 25% एक्सपेंड हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा 25% ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, जबकि 25 किसी में नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 का आंसर कि फूड, ऑन फूड आइटम द एक्सपेंडिचर इज मैक्सिमम आंसर। तो ये पाई चार्ट के हेल्प से हम देख के ही उसके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना दोस्त, अब देखिए अगर सेकंड की बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, यानी कह रहा है कि जो उसका टोटल सेविंग हो रहा है तो वो किस एक्सपेंडिचर के बराबर है, कि जितना वो कहीं खर्च कर रहा है और उतना ही सेविंग कर रहा है, तो हमें बताना है। तो देखिए ये 50% सेविंग भी कर रहा है और 50% ये खर्च कर रहा है एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, यानी दोनों अमाउंट सेम होगा। एक तरह ये सेविंग हो रहा है और एक तरह एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन अमाउंट तो सेम है। तो वही पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन is equal to the total saving of the family। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त थर्ड की बात करें तो ये बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ 3000, बोल रहा है कि ये सेविंग 50% किसके बराबर है, 3000 के। ठीक है ना, तो व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स, तो क्लोथ्स पर कितना खर्च हो रहा है मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो दोस्त पहले तो हम उसका निकाल लें कि पहले उसका टोटल मंथली सैलरी कितना है। ठीक है ना, तो अगर हम मान लिए कि लेट टोटल सैलरी इज एक्स, ठीक है ना, एक्स रुपीज़, तो सेविंग अमाउंट कितना होगा, तो सेविंग अमाउंट बराबर ये दोस्त हो जाएगा 15% ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्त तो 15/100 इंटू एक्स, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, 3/20 यानी 3x/20। और दोस्त सेविंग अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3000। तो दोस्त अगर उसका सेविंग अमाउंट कितना है तो 3000, तो एज पर गिवन तो 3000 बराबर हो जाएगा 3x/20, यहाँ 1 कर देंगे और इस तरह से दोस्त हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 20 इंटू 3000, इसलिए x बराबर 20 इंटू 3000/3, तो ये 1000। तो यानी दोस्त यहाँ हमारा 20,000 हमारा ये मंथली सैलरी हो जाएगा। ठीक है ना, इतना रुपया, तो मंथली सैलरी हमारा हो गया दोस्त। देखिए
मंथली सैलरी बराबर 20,000, इतना रुपया हो गया। अब एक्सपेंस ऑन क्लोथ्स, तो ये पूछ रहा है कि कितना है, तो एक्सपेंस ऑन क्लोथ कितना है, तो देख लेते हैं दोस्त। तो देखिए ये एक्सपेंस ऑन क्लोथ 10% है, ठीक है ना। तो क्लोथ बराबर 10%, तो बराबर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 10% ऑफ 20,000, ठीक है। तो यानी 10/100 इंटू 20,000, तो ये दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो ये हमारा है 2,000। तो ये 2,000 रुपीज़ क्या है, ये हमारा क्लोथ पर खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स बराबर ₹2,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का हम आराम से आंसर दे सकते हैं पाई चार्ट के हेल्प से। तो ये पाई चार्ट ये एक डेटा रिप्रेजेंटेशन का बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है ना। और हम काफ़ी ईजीएस्ट वे में इसका हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।